नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कहानी है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उस दिन फरवरी 2022 की 21 तारीख थी। सुबह के 10 बज रहे थे। पनकी थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह थाने पर मौजूद थे। चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण वो थकान महसूस कर रहे थे। तभी एक शख्स ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वो दिखने में फोर्स का लग रहा था, लेकिन बहुत घबराया हुआ था। उसे उस हालत में देखकर उन्होंने पूछा, कहो जवान, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सर, मेरा नाम इंद्रपाल है। मैं सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हूँ। मेरी पत्नी गीता 2 बच्चों के साथ रतनपुर की MIG कॉलोनी में रहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान मेरी ड्यूटी मैनपुरी जिले के जमालपुर पोलिंग बूथ पर थी। तभी बीती रात बड़े बेटे ने मुझे फोन पर बताया कि उसकी मम्मी घर से गायब है। ये सुनते ही मैं घबरा गया। रात भर मैं सगे संबंधियों को फोन करता रहा, लेकिन गीता के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। उसका मोबाइल फोन भी बंद था। सुबह होते ही मैं कानपुर आ गया और सीधे आपके पास चला आया। आप गीता की गुमशुदगी दर्ज कर उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। चूंकि मामला अर्धसैनिक बल का था, इसलिए थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने गीता की गुमशुदगी दर्ज कर ली और इंद्रपाल से कुछ आवश्यक पूछताछ की। उसके बाद वो पुलिस कर्मियों के साथ इंद्रपाल के रतनपुर कॉलोनी स्थित घर पर पहुंचे। उन्होंने घर का निरीक्षण किया तो सोच में डूब गए। घर के अंदर कमरे में मेज पर बियर की 2 खाली बोतलें तथा 2 खाली गिलास रखे थे। कमरे से कुछ अश्लील सामान तथा शक्तिवर्धक दवाई भी बरामद हुई। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि घर के अंदर अय्याशी का खेल चलता था। पुलिस ने बरामद सामान को सुरक्षित कर लिया। घर पर इंद्रपाल का बड़ा बेटा मौजूद था। थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि पुष्पेंद्र अंकल घर आए थे। रात 8 बजे तक वो घर पर ही थे। उसके बाद वो कमरे में जाकर सो गया। रात 12 बजे वो उठा तो मम्मी घर पर नहीं थी। वो घबरा गया और रोने लगा। उसके बाद उसने पापा को मम्मी के गायब होने की खबर मोबाइल फोन से दी। ये पुष्पेंद्र कौन है? अंजन कुमार सिंह ने इंद्रपाल से पूछा। सर, पुष्पेंद्र कठेरिया गंगागंज में रहता है। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। रतनपुर कॉलोनी में उसका ऑफिस है। फ्लैट खरीदने के दौरान उससे परिचय हुआ था। उसके बाद वो घर आने जाने लगा था। तुमने गीता के संबंध में पुष्पेंद्र से बात नहीं की? थाना प्रभारी ने इंद्रपाल से पूछा। सर, हमने रात में ही उससे पूछा था। तब उसने बताया था कि वो तो इस समय कानपुर देहात में है। थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने इंद्रपाल के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि इंद्रपाल की गैर मौजूदगी में फ्लैट पर कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। उसकी पत्नी गीता चरित्रहीन है। पति की पीठ पीछे वो यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। अंजन कुमार सिंह ने अनुमान लगाया कि गीता जरूर अपने किसी यार के साथ मौज मस्ती के लिए चली गई होगी। वो 1-2 दिन बाद खुद ही लौट आएगी। इसलिए वो इंद्रपाल को ढांढस बंधाकर वापस थाने आ गए। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए और हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। उन्होंने गीता को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। इधर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे थे, त्यों तो इंद्रपाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो अपने स्तर से पत्नी की खोज में जुटा था, लेकिन गीता का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। आखिर जब इंद्रपाल हताश हो गया तो वो परिजनों के साथ एडिशनल DCP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव व ACP दिनेश कुमार शुक्ला से मिला और पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, इंद्रपाल ने थाना पनकी में भी हंगामा किया। हंगामा और अधिकारियों की फटकार से पनकी पुलिस की नींद टूटी और वो गीता की खोज में जुट गई। थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने सबसे पहले गीता के मोबाइल फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो जानकारी मिली कि गीता 3 नंबरों पर सबसे ज्यादा बात करती थी। इन नंबरों की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि एक नंबर उसके पति इंद्रपाल का है, जबकि दूसरा नंबर प्रॉपर्टी डीलर गंगागंज निवासी पुष्पेंद्र कठेरिया का है। आखिरी बार गीता ने जिस नंबर से बात की थी वो नंबर कार मैकेनिक मुख्तार का था। जांच से यह भी पता चला कि घटना वाली शाम पुष्पेंद्र व मुख्तार के मोबाइल फोन की लोकेशन गीता के घर की थी। रात 10 बजे के बाद लोकेशन कानपुर की थी। पुष्पेंद्र व मुख्तार संदेह के दायरे में आ गए तो अंजन कुमार सिंह की टीम ने दोनों को 25 फरवरी की रात 10 बजे हिरासत में ले लिया और थाने लेकर आ गए। DCP रवीना त्यागी, ब्रजेश श्रीवास्तव और ACP दिनेश शुक्ला की मौजूदगी में पुष्पेंद्र व मुख्तार से पूछताछ की गई। साधारण पूछताछ में दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे,
लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो मुख्तार टूट गया। मुख्तार ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस की सांसें अटक गई। मुख्तार ने बताया कि गीता अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर शव को दफना दिया गया है। हत्या से पहले उसके साथ चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके द्वारा धमकी देने पर गला दबाकर उसे मार डाला तथा शव से कीमती जेवर भी उतार लिए थे। हत्या में उसका साथी राशिद व शमशाद भी शामिल थे। मुख्तार के टूटते ही पुष्पेंद्र भी टूट गया और उसने गीता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। गीता का शव तुम लोगों ने कहां दफनाया? एसीपी दिनेश शुक्ला ने मुख्तार से पूछा। साहब, कानपुर जिले के भाऊपुर रेलवे स्टेशन के पास एक पुलिया है, उसी के नीचे गीता का शव दफन है, मुख्तार ने बताया। 26 फरवरी की सुबह मुख्तार व पुष्पेंद्र को साथ लेकर पुलिस टीम भाऊपुर स्थित पुलिया के समीप पहुंची। फिर मुख्तार की निशानदेही पर दफन शव को बाहर निकलवाया गया। शव बुरी तरह सड़ गल चुका था और उससे दुर्गंध आ रही थी। इस शव को इंद्रपाल ने देखा तो वो फुफक पड़ा, क्योंकि शव उसकी पत्नी गीता का ही था। शव बरामद होने की खबर पाकर डीसीपी रवीना त्यागी, एडिशनल डीसीपी ब्रिजेश श्रीवास्तव व एसीपी दिनेश शुक्ला भी मौके पर आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने गीता के शव का बारीकी से निरीक्षण किया, फिर कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। अब तक पुलिस टीम गीता की हत्या के आरोपी पुष्पेंद्र व मुख्तार को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मुख्तार के साथी राशिद व शमशाद को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इसलिए उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने कानपुर जनपद के रनिया, रूरा अकबरपुर कस्बे में ताबड़तोड़ दबिश डाली और रूरा कस्बे से शमशाद को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाना पनकी लाया गया। पूछताछ में उसने भी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन राशिद पुलिस के हत्थे नहीं आया। मुख्तार की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली, जिसे उसने अपने गैराज में छिपा दी थी। इधर गीता के शव का परीक्षण डॉक्टर शिवम तिवारी तथा डॉक्टर अमित के पैनल ने किया। परीक्षण के बाद शव को उसके पिता तथा रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि गीता की हत्या गला दबाकर की गई थी तथा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने मृतका के भाई विनय कुमार की तहरीर पर धारा 302, 201, 376, 392 तथा SC/ST एक्ट के तहत पुष्पेंद्र कठेरिया, मुख्तार, राशिद तथा शमशाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा पुष्पेंद्र, मुख्तार व शमशाद को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक बड़ा कस्बा रूरा है। इस कस्बे से 3 किलोमीटर दूर हसनापुर गांव है। दलित बहुल्य इस गांव में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी उमा देवी के अलावा बेटा विनय तथा बेटी गीता थी। रामदीन के पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसमें अच्छी पैदावार होती थी। खेती बाड़ी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गीता रामदीन की बेटी थी। वो सुंदर तो बचपन से ही थी, लेकिन जब वो जवानी के बोझ से लदी तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। उसने गांव के माध्यमिक विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी और रूरा कस्बा के RPS इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया था। गीता बन संवर कर कॉलेज जाती थी। उसके चाहने वाले वैसे तो कई युवक थे, लेकिन मुख्तार उसे कुछ ज्यादा ही चाहता था। दरअसल मुख्तार भी हसनापुर गांव का ही रहने वाला था। वो आकर्षक चेहरे और कसी हुई कदकाठी का युवक था। एक रोज कॉलेज से लौट रही गीता पर उसकी नजर पड़ी तो गीता उसकी आंखों से उतरकर उसके मन में समा गई। मन में गुदगुदी मची तो वह अक्सर उसकी राहों में खड़ा रहने व उससे किसी न किसी बहाने बातचीत करने का प्रयास करने लगा। गीता उम्र के उस मोड़ पर थी जहां लड़कियां अक्सर बहकाव में आ जाती है। मुख्तार की रसीली बातों में गीता भी बहक गई। आखिरकार गीता का दिल जीतने में मुख्तार कामयाब हो गया। दोनों घर और समाज के लोगों से छिप छिप कर मिलने लगे। इसी छिपा छिपाई के खेल में एक रोज दोनों बहक गए और उनका शारीरिक मिलन भी हो गया। धीरे धीरे गीता और मुख्तार के प्यार के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। इन चर्चों की भनक रामदीन के कानों में पड़ी तो वो परेशान रहने लगा। इसी परेशानी में वो एक रोज माथा पकड़े बैठा था, तभी उमा की नजर पति पर पड़ी। वो बोली, गीता के बाबू, क्या परेशानी है जो सर पकड़ के बैठे हो? तब रामदीन ने उसे बताया कि हमारी बेटी गीता ने हमारे मुंह पर काली पोत दी है। ऐसा क्या गजब कर दिया है उसने? गीता की मां ने पूछा। तो रामदीन ने बताया कि तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी है। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वो उसके साथ घूमती फिरती भी है। इतना सुनते ही उमा का चेहरा तमतमा गया। उस रोज शाम 5 बजे गीता कॉलेज से लौटी तो उमा फट पड़ी और गीता को खूब खरी खोटी सुनाई।
गीता चुप रही क्योंकि उसे पता था कि उसके और मुख्तार के प्यार का भांडा फूट गया है। उमा और रामदीन ने आपस में सलाह मशवरा किया, फिर गीता की पढ़ाई बंद करने का हुक्म सुना दिया। इसके बाद रामदीन गीता की शादी के लिए वर की तलाश में जुट गया। गीता की शादी की जानकारी मुख्तार को हुई तो एक दिन वो लोगों की नजर बचाकर गीता से मिला। सुना है तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की बात चला रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, गीता बोली, पर मैं भला क्या कर सकती हूँ। पापा बड़े जिद्दी हैं और अपनी जिद के आगे वो किसी की भी नहीं सुनते। तो चलो हम तुम हसनापुर गांव छोड़कर कहीं दूर निकल चले और वहीं रहकर अपना घर बसा ले। गीता सोच में पड़ गई। मुख्तार भावुक हो उठा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कल ही हसनापुर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा और किसी ताल पोखरे में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा मत कहो मुख्तार, गीता ने उसके होठों पर हथेली रख दी। मेरी मजबूरी समझो मुख्तार, हम हिंदू तुम मुसलमान, घर वाले तुमसे ब्याह रचाने को कभी राजी नहीं होंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जितना प्यार मैं तुम्हें अभी करती हूँ उतना ही शादी के बाद भी करती रहूंगी और हमारा मिलन भी होता रहेगा। तब ठीक है। मुख्तार ने गीता की बात मान ली। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। मुख्तार मैकेनिक था, रूरा के एक गैराज में वो काम करता था। गीता से उसका मिलना बंद हुआ तो वो मन लगाकर काम करने लगा। घर वालों के हाथ पर भी वो 4 पैसे रखने लगा। गीता के घर वालों ने भी चैन की सांस ली। हालांकि फोन पर उनकी बातें जब तब होती रहती थी। इधर रामदीन ने गीता के योग्य वर की तलाश शुरू की तो उसे एक लड़का इंद्रपाल पसंद आ गया। इंद्रपाल कानपुर जिले के थाना अकबरपुर के गांव विशानपुर का रहने वाला था। माता पिता के अलावा एक भाई रामपाल था जो फौज में था। इंद्रपाल स्वयं भी सीआरपीएफ में था। दोनों भाई कुंवारे थे। उसके पिता लाखन इंद्रपाल की शादी के लिए ललायित थे। रामदीन ने जब हट्टे कट्टे जवान इंद्रपाल को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी गीता के लिए पसंद कर लिया। गीता और इंद्रपाल ने भी एक दूसरे को देखकर पसंद कर लिया। दोनों की रजामंदी होने के बाद रामदीन ने 24 फरवरी 2006 को गीता का विवाह इंद्रपाल के साथ कर दिया। गीता इंद्रपाल की दुल्हन बनकर अपनी ससुराल विशानपुर आ गई। ससुराल में गीता को जिसने भी देखा उसने उसके रूप की खूब सराहना की। विशानपुर गांव में बरसों बाद गीता जैसी रूपसी बहू आई थी। इंद्रपाल भी खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था और गीता भी स्वस्थ सुंदर पति पाकर खुश थी। शादी के 2 साल बाद गीता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 4 साल बाद गीता ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। 2 बेटों के जन्म से इंद्रपाल और गीता के जीवन में बहार आ गई। इंद्रपाल की भी किस्मत पलटी और वो सिपाही से हेड कांस्टेबल बन गया। गीता जहां खुश थी वहीं उसके सास ससुर भी 2 बेटों के जन्म से फूले नहीं समा रहे थे। समय बीतते जब दोनों बेटे कुछ बड़े हुए तो गीता को उनकी चिंता सताने लगी। दरअसल गीता दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी जो गांव में रहकर संभव नहीं थी। इसलिए जब इंद्रपाल गांव आया तो उसने अपनी बात रखी और शहर में रहने की इच्छा जताई। इंद्रपाल ने पहले तो मना कर दिया लेकिन बाद में उसे पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो गीता और बच्चों को शहर में रखने को राजी हो गया। इसके बाद इंद्रपाल ने कानपुर शहर के पनकी थाना अंतर्गत रतनपुर में एक MIG फ्लैट खरीद लिया। इसका सौदा उसने प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र कठेरिया के द्वारा करवाया था। फ्लैट खरीदने के बाद इंद्रपाल अपनी पत्नी गीता और बच्चों के साथ कॉलोनी में रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोनों बेटों का एडमिशन करा दिया। इधर मुख्तार को जब पता चला कि गीता अपने बच्चों के साथ रतनपुर कॉलोनी में रहने लगी है तो वो गीता से मिलने उसके घर जाने लगा। चूंकि मुख्तार गीता का पुराना प्रेमी था सो जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई और नाजायज रिश्ता फिर से कायम हो गया। मुख्तार भी अब तक गांव छोड़कर कानपुर शहर आ गया था और पनकी क्षेत्र में गैराज चलाने लगा था। चूंकि मुख्तार कुशल कार मैकेनिक था सो उसका काम वहां भी चल पड़ा था और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी थी। गीता का पति इंद्रपाल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में था। उसकी तैनाती विभिन्न प्रांतों में होती रहती थी। उसे जब छुट्टी मिलती थी तभी वो घर आ पाता था। गीता 2 बच्चों की मां जरूर थी लेकिन तन्हाई उसे सताती थी। ऐसे में पुराने आशिक मुख्तार ने आना शुरू किया तो वो उसे रोक ना पाई और तन्हाई दूर करने लगी। मुख्तार का आना और देर रात तक रुकना आस पड़ोस के लोगों को खलने लगा। वो गीता को संदेह की नजर से देखने लगे। कुछ महीने बाद इंद्रपाल घर आया तो उन्होंने उससे चुगली कर दी। इंद्रपाल ने गीता से सवाल जवाब किया तो गीता तुनक कर बोली, जिनके पति बाहर रहकर कमाते हैं
उनकी औरतों को ऐसे ताने सुनने ही पड़ते हैं। मुख्तार उसके गांव का है, उसके भाई जैसा है, घर आकर हमारी मदद करता है, लेकिन पड़ोसियों को जलन होती है। तुम्हारे भी कान उन्होंने ही भरे होंगे। इंद्रपाल को भी लगा कि गीता शायद सही कह रही है। उसने ये बात वहीं खत्म कर दी। गीता ने भी मुख्तार को फोन पर जानकारी दे दी कि इंद्रपाल घर आया है, इसलिए वो घर ना आए। इंद्रपाल की मौजूदगी में वो उससे फोन भी ना करे। फ्लैट खरीदने के दौरान इंद्रपाल की दोस्ती प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र कठेरिया से हो गई थी। जब वो घर आता था तो पुष्पेंद्र से जरूर मिलता था। दोनों में खूब बातचीत होती थी और खाने पीने का दौर भी चलता था। दोनों का मिलन पुष्पेंद्र के रतनपुर वाले ऑफिस में ही होता था। इंद्रपाल उसकी शानो शौकत से भी प्रभावित था। इस बार इंद्रपाल आया तो उसने पुष्पेंद्र को अपने घर दावत पर बुलाया। पुष्पेंद्र सज संवर कर इंद्रपाल के घर आया तो वहां उसकी मुलाकात इंद्रपाल की पत्नी गीता से हुई। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। खाने पीने के दौरान भी पुष्पेंद्र की नजरें गीता पर ही टिकी रही। वह उसकी खूबसूरती का बखान भी करता रहा। गीता मन ही मन खुश होती रही और मन मन मुस्कुराती रही। इंद्रपाल कुछ दिनों बाद ड्यूटी पर चला गया, लेकिन पुष्पेंद्र का गीता के घर आना जाना जारी रहा। वो हष्टपुष्ट बांका जवान था और स्वभाव से शालीन भी। उधर 2 बच्चों की मां होकर भी गीता के रूप में कोई कमी नहीं आई थी। पुष्पेंद्र उसे उठते बैठते देखता तो उसके मन में खोट आ जाती। वो उससे हंसी ठिठोली करने लगता। धीरे धीरे गीता को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी। कहते हैं कि औरत एक बार पतन की राह पकड़ ले तो वो उसी राह पर बढ़ती जाती है। गीता भी ऐसी ही औरत थी। वो एक बार फिसली तो फिर फिसलती ही चली गई। उसने ना मान मर्यादा की परवाह की और ना ही घर की इज्जत की। उसने पति के साथ भी विश्वासघात किया। पुष्पेंद्र गीता से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वो गीता को भाभी कहता था, इस नाते खूब हंसी मजाक करता था। गीता उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, बल्कि जवाब देकर ठहाके लगाती थी। गीता को अब उसकी बातों में रस आने लगा था। आखिर एक रात भाभी देवर के रिश्ते की दीवार ढह ही गई। दोनों को इस खेल का पछतावा भी नहीं हुआ। गीता ने पुष्पेंद्र से जिस्म का रिश्ता बनाया तो वो मुख्तार से दूरियां बनाने की कोशिश करने लगी। मुख्तार को शक हुआ तो उसने गीता पर निगरानी शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि गीता ने प्रॉपर्टी डीलर पुष्पेंद्र को अपने बिस्तर का साथी बना लिया है। इसी कारण वो उससे दूरियां बना रही है। उसे गीता पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्से को पीकर रह गया। गीता के साथ पुष्पेंद्र की निकटता मुख्तार की आंखों में चुभने लगी। एक शाम मुख्तार गीता के घर आया तो घर के बाहर पुष्पेंद्र भी खड़ा था। उसे देखकर मुख्तार बोला, आइंदा तूने इस डेहरी पर कदम रखा तो मैं तेरे पैर ही काट डालूंगा, ध्यान रखना। पुष्पेंद्र ने आंखें तरेर कर मुख्तार को घूरा। तू गीता का खसम तो है नहीं, फिर तू मुझे रोकने वाला होता कौन है? कौन होता हूँ ये तो मैं तुझे अभी बता सकता हूँ। इस समय चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा मेरे हाथों से। मुख्तार ने आस्तीनें चढ़ा ली। दोनों के बीच झगड़े की आवाजें सुनकर गीता भी घर से बाहर निकल आई। वो पुष्पेंद्र से बोली, तुम यहाँ से चले जाओ, इस समय मेरी बात मानो। पुष्पेंद्र बड़बड़ाता हुआ चला गया। तब मुख्तार गीता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए मकान के अंदर ले गया। फिर बोला, अब कभी वो तुमसे मिलने आया तो उसे ठिकाने लगा दूंगा, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो मुख्तार, गुस्सा थूक दो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों मेरे बिस्तर के साथी हो, ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना पुष्पेंद्र को। आपस में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। आज के बाद तुम दोनों कभी भी आ सकते हो, साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हो और बिस्तर के साथी भी बन सकते हो। मुख्तार ने गीता की बात तो मान ली, लेकिन वो नफरत से सुलग उठा। उसने निश्चय कर लिया कि वो इस विश्वासघाती औरत को सबक जरूर सिखाएगा। इसके बाद मुख्तार ने पुष्पेंद्र से हाथ मिला लिया। फिर वे दोनों साथ साथ खाने पीने लगे। गीता के घर पर भी उनकी महफिल सजने लगी। अय्यासी के लिए शक्तिवर्धक दवाओं, स्प्रे आदि का भी प्रयोग होने लगा। 20 फरवरी 2022 को पुष्पेंद्र ने कई बार गीता को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। शाम 5 बजे उसने पुष्पेंद्र की कॉल रिसीव की और उससे बात की। बात करने के बाद पुष्पेंद्र बियर की 2 बोतलें लेकर गीता के घर पहुंच गया। वहां उसने गीता के साथ बैठकर बियर पी। गीता का बड़ा बेटा घर पर ही था। उसने पुष्पेंद्र को मां के साथ हंसते बतियाते भी देखा था। रात 8 बजे बेटे को नींद सताने लगी तो वो कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद मुख्तार भी कार लेकर गीता के घर आ गया। कार किसी ग्राहक की थी जो उसके गैराज में मरम्मत के लिए आई थी। कार में उसके साथ 2 साथी राशिद व शमशाद भी थे। वो कार में ही बैठे रहे। मुख्तार का गीता ने जोरदार स्वागत किया। पुष्पेंद्र भी गले लगा।
उसके बाद मुख्तार और पुष्पेंद्र ने बैठकर बियर पी। गीता ने भी उनका साथ दिया। बियर पीने के बाद मुख्तार ने बाहर घूमने और खाना खाने की बात कही। इस पर थोड़ी नानुकुर के बाद गीता घूमने जाने को राजी हो गई। कुछ देर बाद गीता सज धज कर कमरे से बाहर आई तो पुष्पेंद्र और मुख्तार की आंखें चौंधिया गई। वो जेवर पहने थी और दुल्हन की तरह सजी थी। जेवर देखकर मुख्तार के मन में लालच आ गया। फिर नफरत और लालच ने उसे जुर्म करने को मजबूर कर दिया। रात 9 बजे मुख्तार, उसके साथी राशिद, शमशाद व पुष्पेंद्र गीता को कार में बिठाकर घूमने निकले। वो भौंती होते हुए रूड़ा की तरफ बढ़े। इसी बीच मुख्तार और पुष्पेंद्र गीता से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगे। गीता ने विरोध किया तो मुख्तार उसे नोचने खसोटने लगा। गीता चीखी तो पुष्पेंद्र ने उसका मुंह दबोच लिया। इसके बाद चलती कार में बारी बारी से मुख्तार, पुष्पेंद्र, राशिद व शमशाद ने गीता के साथ दुराचार किया। दुष्कर्म के बाद मुख्तार गीता के जेवर उतारने लगा तो गीता ने सबको जेल भिजवाने की धमकी दी। इस धमकी से चारों डर गए। उसके बाद सबने मिलकर गीता की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर शव से आभूषण उतार कर रख लिए। उसका मोबाइल फोन तोड़कर रास्ते में फेंक दिया। गीता की हत्या के बाद वे भावपुर पहुंचे। स्टेशन के पास पुलिया पर उन्होंने कार रोकी। फिर सबने मिलकर शव को कार से उतारा और पुलिया के नीचे दफन कर दिया। ऊपर से ईंटें भी रख दी। शव को ठिकाने लगाने के बाद मुख्तार ने कार गैराज में खड़ी कर दी। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन मुख्तार ने लूटे गए आभूषण अपने परिचित सर्राफ को बेच दिए। इधर रात 12 बजे बड़े बेटे की आंख खुली तो वो कमरे से बाहर आया। उसने मम्मी को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। उसने उन्हें सारी बात बताई। फिर पड़ोसी के फोन से अपने पापा इंद्रपाल को मम्मी के अचानक गायब होने की जानकारी दी। जानकारी पाकर इंद्रपाल घर आया और गीता की गुमशुदगी थाना पनकी में दर्ज कराई। गुमशुदगी के 4 दिन बाद पुलिस ने गीता के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसके बाद ये केस खुल सका। 27 फरवरी 2022 को पुलिस ने आरोपी मुख्तार, पुष्पेंद्र कठेरिया तथा शमशाद को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया, जबकि चौथा आरोपी फरार था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।